चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। दिए गए क्रम में 20वां पद क्या होगा? ठीक है, पहले तो इसमें क्या होता है, श्रेणी आप पहचानेंगे कि कौन सी श्रेणी का है। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। ठीक है, अब पहचानेंगे कैसे, पहले इसको देखेंगे कि चेंजेस किस तरह के हैं, गुणा भाग में आ रहे हैं या जोड़ घटाव में आ रहे हैं। अगर जोड़ घटाव में चेंजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब वो समांतर श्रेणी होगी। -50, -47, -44। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें 3-3 का डिफरेंस आ रहा है, यानी 3 जुड़ा तो 47 आ गया, इसमें भी 3 जुड़ा तो -44 आ गया। तो ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, इसमें पूछ रहा है कि 20वां पद क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे निकालते हैं। 20वां पद का मतलब एक फार्मूला होता है, छोटा सा फार्मूला है, इसको आप याद रखिए। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एन क्या है, यही संख्या है जो पूछ रहा है, 20वां पद। ठीक है, ए क्या है, ए है प्रथम पद, प्रथम पद। ठीक है, श्रेणी का प्रथम पद जो होगा उसको ए से लिखेंगे। और डी, डी कहाँ से आएगा, डी आएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, दूसरा माइनस प्रथम पद। पहले डी निकालते हैं, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, -47, माइनस एक माइनस पहले से लगा है तो इसको लगा के रख लें। ठीक है, तो -47 प्लस 50 हो जाएगा। तो यानी कि डी की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक, अब चलिए 20वां पद हम लोग निकाल लेते हैं। टी एन, एन का मतलब 20, 20वां निकालना है। T20 बराबर ए का मतलब -50 है, प्लस n-1, यानी कि 20 -1 इंटू डी, डी का मतलब 3। अब फिर क्या आ जाएगा, -50 प्लस 20 में से एक गया, 19 तियाँ 57। ठीक है, अब ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह आता है। ठीक है, और घट जाते हैं आपस में। ये 57 है, ये 50 है, यानी कि चिन्ह आएगा प्लस का। और 57 में से 50 जाएगा, 7 आएगा। यानी कि 20वां पद जो होगा वो 7 आएगा। इसमें आपको बस यही एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है। ठीक है, अब यही डी चाहे निगेटिव में आ जाए चाहे पॉजिटिव में आ जाए, अगर श्रेणी समांतर की है, जोड़ घटाव बन रहा है तो समांतर श्रेणी ही है, तो यही फार्मूला लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो स्थानों के बीच की दूरी को 62 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3.5 घंटे में पूरी की जा सकती है। यदि गति को 8 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दिया जाए तो समय कितना बच जाएगा। ठीक है, पहले उसकी स्पीड थी 62 किलोमीटर पर आवर, फिर उसके बाद बढ़ जा रही है, 62 में 8 जुड़ जाएगा तो 70। ठीक है, अब इसमें क्या है, दूरी नहीं दिया है तो पहले दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक है, चाल क्या है, 62 किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर में दिया है, ये भी आवर में दिया है, तो ठीक है। ठीक, 62 किलोमीटर पर आवर, और इसको करेंगे तो 7/2 आ जाएगा। इसको करेंगे 31 आएगा, 7 × 7, 7 × 3 = 217 किलोमीटर। ठीक है, ये दूरी आ गई। अब कह रहा है स्पीड बढ़ा दिया गया, स्पीड बढ़ा दिया गया तो समय हम लोग निकाल लेते हैं कितना समय लगेगा। उसके बाद दोनों समय का अंतर पूछ रहा है, जो निकलेगा वो नहीं पूछ रहा है, जो दोनों समय का अंतर कि कितना समय बच जाएगा स्पीड बढ़ाने पे। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, हम लोग समय निकालते हैं। समय बराबर बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी बटे चाल। ठीक है, अब दूरी कितना है, 217 किलोमीटर। तो चाल कितना है, पहले 62 थी, 8 बढ़ गया, 62 प्लस 8। ठीक है, 62 8 70 हो जाएगा। अब क्या होगा, 217/70 समय लग गया। ठीक है, अब इसको काट देंगे, ये देखिए कटेगा, कट जाएगा। 7 से काटेंगे 10, 7 × 3 = 21। अब आ गया यहाँ से 31/10, या इसको फिर अभी कर सकते हो 10 × 3 = 30, 1/10। ठीक है, इतना समय लग गया उसको जब आप स्पीड बढ़ा दिए। अब दोनों समय का अंतर निकालना है। ठीक है, कि कितना समय बचा वही पूछ रहा है। अंतर निकालेंगे, पहले कितना था, पहले 7/2 था घंटा, और 10 × 3 = 30, -30 = 31/10। ठीक है,
अब इसको हल करेंगे, एलसीएम लेंगे, 10 आएगा। तो 7 बचे 35 माइनस 31 बराबर आ गया 4/10। ठीक है, तो यानी कि अंतर क्या आ गया, 2/5 घंटा। अब घंटे में, लेकिन ऑप्शन जो है मिनट में दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। 5 12 पंचे 60, तो 12 गुणे 2 बराबर 24। ठीक है, 24 मिनट आ गया। स्पीड बढ़ाने के बाद 24 मिनट का समय जो है वो लगेगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो अम्ल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऑक्सी अम्ल और एक होता है अनाक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल कौन से होते हैं? वह अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी होते हैं, वो होते हैं ऑक्सी अम्ल। ठीक है, इसमें आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, छोटी छोटी बातें। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी होगा तो ऑक्सी। ठीक है, और जब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं होगा तो उसको कहेंगे अनाक्सी। हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, लेकिन कोई और एलिमेंट होगा। ठीक है, कोई और अधातु होगा। ठीक है, उसको कहेंगे अनाक्सी। अब इसमें क्या कह रहा है, वो जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो हो गया अनाक्सी। अनाक्सी ये देखो मिल रहा है, अनाक्सी अम्ल, हाइड्रा एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, वेन डायग्राम है, निम्न आरेखों में से किसके द्वारा पुरुष पति और मॉडल के बीच संबंध को दर्शाता है? पुरुष पति और मॉडल, तो चलिए पहले पुरुष ले लेते हैं। पति जो भी होगा वो तो पुरुष होगा, ये तो एकदम श्योर है ना। लेकिन हर पुरुष तो पति हो नहीं सकता, क्योंकि शादी होगी तभी पति बनेगा। ठीक है, तो चलिए पहले ये हो गया पुरुष का। ठीक है, पुरुष के अंदर ही पति आएगा, ये तो श्योर सी बात है, क्योंकि जिन पुरुष की शादी हो जाती है वो पति हो जाते हैं। ये हो गया पति का। ठीक है, मॉडल कह रहा है, मॉडल तो ये भी हो सकता है कि पुरुष हो महिला हो, उसकी शादी हुई है नहीं हुई है, तो ऐसे बन जाएगा। ये हो गया मॉडल का। ठीक है, तो मॉडल जो होगा वो पुरुष भी हो सकता है, या ऐसा पुरुष हो सकता है जो पति बन चुका हो। ठीक है, या महिला भी हो सकती है, जो बाहर का एरिया है ये बता रहा है कि पुरुषों के अलावा और भी लोग। ठीक है, तो यही आंसर इसमें देखो, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिए गए अनुक्रम में यदि बाईं ओर से 8वें स्थान से आरंभ होने वाले अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके अगले अंक पर रहे अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है और जेड को ए से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो परिणाम स्वरूप बनने वाले अनुक्रम में कितने भी होंगे? ठीक है, बाईं ओर से 8वें स्थान से। ठीक है, पहले देख लेते हैं बाईं ओर से 8वां कौन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां यही है। ठीक है, यहीं से आपको चेंज करना है। करना क्या है कि जो वर्णमाला में इसके बाद का अक्षर आएगा उसी से इसको रिप्लेस कर देना है। जैसे एक्स की जगह वाई कर देना है, भी की जगह डब्लू कर देना है, सी की जगह डी, ऐसे ऐसे करके। तो अब पूछ रहा है कितने भी होंगे, तो इसमें तो कोई भी है नहीं। अब इधर भी कौन आएगा, जो अगर यू होगा तो उसके बाद वाला यू चेंज होके भी में आएगा। तो अब हम देख लेते हैं कितने यू हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें एक भी यू नहीं है, यानी कि यू ही भी बनता, लेकिन यू ही नहीं है तो भी नहीं होगा। इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है, तो यानी कि इसका आंसर होगा 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45% को विज्ञान और 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। ठीक है, इसमें दो ही सब्जेक्ट की बात कर रहा है। तो अब देखो, 25% को गणित और विज्ञान दोनों, तो दोनों में कॉमन जो होता है बीच में आ जाता है, तो 25% यहाँ हो गए। ठीक है, अब कह रहा है अगर ये गणित वाला है, मान लो मैथ वाला है, तो ये साइंस वाला है। ठीक है, अब 60% बच्चों को गणित पसंद है, तो 25 तो पहले से आ गए। अब 60 में से 25 जो घटेगा वही इसमें आएगा। ठीक है, इसमें आ गया 35%। 35, अब मैथ का आप पूरा पूरा यहाँ तक देखोगे ऐसे ही, तो 60 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 25 जो है वो विज्ञान भी पढ़ ले रहे हैं, कॉमन हो जाए।
विज्ञान में भी ऐसे 45% विज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन 25% तो ऐसे भी हैं जो मैथ भी पढ़ते हैं। अब 45 में से 25 गया तो बचा 20% इसके पास बचा जो केवल साइंस पढ़ता है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है? कम से कम एक का मतलब एक पढ़ सकता है, दो सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है। ठीक है, तो कम से कम का मतलब एक तो ये एक पढ़ रहा है, ये भी एक पढ़ रहा है, ये दोनों पढ़ रहा है, यानी कि तीनों काउंट होंगे। अब जोड़ लेते हैं पहले, 35% ये है, 25% जो दोनों पढ़ रहा है, और 20% जो साइंस पढ़ रहा है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 60 20 80%। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 80%। भाई अगर ये पूछ लेता कि अधिकतम एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हो, ठीक है, तब ये 25 वाला काउंट नहीं होता, क्योंकि ये तो दो सब्जेक्ट पढ़ रहा है ना, लेकिन लिमिट लगा दिया है कि उसने एक ही सब्जेक्ट पढ़ा था। ठीक है, तब केवल यही दोनों काउंट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस भी टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत लगेगी आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी बातों को देख के उस पे एक स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा जिससे आपकी समस्या दूर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिए गए कथनों को सही मानते हुए विचार करें और ये तय करें कि कथनों से तर्कसंगत रूप से कार्यवाही का कौन सा प्रकार उचित है। ठीक है, तो बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण नागरिकों का सामान्य जीवन अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, ये कथन दे दिया है। अब इस पे कार्रवाई क्या हो रही है? सरकार को लोगों की मदद करने और जीवन और संपत्ति को विनाश से बचाने के लिए उपाय करने चाहिए। बिल्कुल, ये पॉजिटिव एक कार्रवाई है, होनी चाहिए। सरकार को बेंगलोर के सभी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार प्रदान करना चाहिए। ये सही नहीं होगा, क्योंकि ना तो कोई बीमारी है, ना तो कोई एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, और ना अस्पताल या बीमारी का जिक्र किया गया है, तो ये तो आंसर सही नहीं होगा। तो इसमें जो होगा वो ओनली वन फॉलो करेगा। ठीक है, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाएं? बोरबरी ने एक नियम दिया था और इन्होंने बताया था कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होगी वो 2n स्क्वायर के हिसाब से डिसाइड की जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम इतने ही रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जैसे कक्षाओं का नाम दिया था के, एल, एम, एन ऐसे करके। ठीक, जिसमें एक कक्षा होगी उसको के, दूसरी को एल, एम, एन। ठीक है, ये नाभिक से ऐसे काउंट करते हुए गए थे। ठीक है, इसको के, एल, एम ऐसे ही। अब देखो यहाँ पे अगर एन की जगह एक रखोगे तो दो आ जाएगा। ठीक है, अब एन की जगह पे आप अगर दो रखोगे तो दो दूना चार दूनी आठ आ जाएगा। ठीक है, तीन रखोगे, तीन त्रिका नौ दूनी 18 आ जाएगा। चार रखोगे, चार चौक 16 दूना 32 आ जाएगा। ठीक है, यही बता रहा है कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है। ये नियम है बोरबरी का और फार्मूला है 2n स्क्वायर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन है एम्बेडेड फिगर का। ठीक है, अब देख दिया गया चित्र चारों में से किसी एक में सन्निहित है, एम्बेडेड है। ठीक है, देखते हैं कौन सा है। अब इसमें जो है पहले तो अंदर की चीजों को ध्यान से आप देखिए, कैसे कैसे मुड़ा है, कैसे कैसे गया है। इसको आपको रोटेट नहीं होने देना है, साइज थोड़ा मोड़ा छोटी बड़ी हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रोटेशन ना डला। इसमें लिखा नहीं है, कभी कभी लिख भी देता है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। अब इसको देखो, इसमें लाके फिट कराएंगे तो यहाँ पे ये चीजें नहीं हो पा रही, ये चीजें जो यहाँ मैच होनी थी। ठीक है, तो अब इसी चीज को अगले में देखते हैं, यानी कि ये तो गया, ये नहीं हो सकता। अब इसको फिर लेके आएंगे इसमें, तो देखो यहाँ पे ये वाली, ये वाला पार्ट इस पे टच करना चाहिए था, कहीं टच नहीं कर रहा है। औ- और ऐसे आके ऐसे जाना था। ठीक है, तो ये भी गया। अब इसमें देखते हैं क्या है। इसमें तो ये वाली लाइन जो है देख रहे हैं, यही इतनी बड़ी हो जा रही है, फिर ऐसा कुछ बन ही नहीं रही आकृति। ये भी, अब इसको उठा के इसमें चेक करते हैं। इसमें चेक करेंगे तो चलो देखो, ये वाली लाइन आके यहाँ बैठ जाएगी, फिर देखो ऐसे पैरेलल नीचे वाले के गई, फिर इधर है। ठीक है, ऐसे आई है फिर इधर, यानी कि यही ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस की, जितने भी फिगर हैं, जितने तरह के अलग अलग तरह के आप एक एक प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए
एक्स घड़ी की सुई की दिशा में 205 मुड़ जाता है और फिर घड़ी की दिशा के विपरीत 160 डिग्री मुड़ जाता है। अब एक्स किस दिशा में मुंह किए हुए है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में कोई भी घड़ी का क्वेश्चन आए पहले ऐसे बना लेना है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। अब सबके बीच 90-90 डिग्री का होता है। अब देखो कह रहा है 205 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ जाता है, ठीक है। अब नॉर्थ की साइड है, उत्तर की ओर मुंह किया, क्लॉकवाइज इधर ही जाएगा 205, ठीक है। 205 डिग्री इधर घूमेगा, फिर कह रहा है जहां पहुंचेगा वहां से 160 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा के विपरीत, यानी कि वहीं से फिर जा रहा है तो दोनों का देखो विपरीत हो रहा है, विपरीत हो रहा है तो घट जाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, पहले ही घटा लेते हैं, 205 में से 160 जाएगा तो 45 डिग्री आ जाएगा, यानी कि पहले की स्थिति से ये 45 डिग्री पर रहेगा, ठीक है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप क्या करो, यहाँ था, यहाँ से 205 डिग्री करोगे तो 180 यहाँ हो जाएगा, 180 205 25 डिग्री लगभग यहाँ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया। अब यहाँ से फिर 160, 160 घुमाओगे तो यहीं तक आएगा, ठीक है। अगर आप विपरीत कर रहा है तो इधर से घटा के भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री यहाँ से बता रहा है, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर नॉर्थ है इधर ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट होगा, ठीक है। लेकिन अब पहले ही घड़ी का कोई भी सवाल आ रहा है तो आप पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिख लीजिए, उसके बाद चलिए उसमें जिस तरह से कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज एक्स वाई जेड है और कोण बी ए सी बराबर 55 डिग्री है, तो कोण जेड एक्स वाई कितना है। चलो ऑप्शन नहीं दिया है इसमें, कोई बात नहीं, त्रिभुज बना लेते हैं पहले तो, ठीक है। ये हो गया ए बी सी, ठीक है। ये हो गया एक्स वाई जेड। अब इसमें कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है, ठीक है, और कोण बी ए सी 55 डिग्री है, बी ए सी, यानी कि ये एंगल जो है वो 55 डिग्री है, ठीक है। और इसमें क्या है, जेड एक्स वाई पूछ रहा है, जेड एक्स वाई ये एंगल पूछ रहा है, ठीक है। अब सर्वांशम त्रिभुज में क्या होता है कि दोनों त्रिभुज अगर सर्वांशम हैं तो उसकी कई कंडीशन है, ठीक है। एक तो ये संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होंगे, ठीक है। तो ये कोण इसके बराबर होगा, सारे कोण आपस में नहीं बराबर होंगे, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक है, कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसमें दे रहा है कोण ए जो है वो 55 डिग्री है, कोण एक्स पूछ रहा है, ठीक है। अब ये देखो संगत कोण है, सेम जगह के कोण है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, कोण बी ए सी बराबर कोण जेड एक्स वाई बराबर 55 डिग्री, ठीक है। यही इसका आंसर होगा। सर्वांशम त्रिभुज और सर्वांशम त्रिभुज पे कई कंडीशन होती हैं, ठीक है, उसको एक वीडियो बना के आपको दे दिया जाएगा, उसमें डिस्कस कर लिया जाएगा सारी कंडीशनें जितनी होती है। एक बार देखना है आपको, अपने समय का बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना है, ठीक है, टाइम वेस्ट ना होने पाए इस बात का हमेशा ख्याल रखना है, और अपनी एनर्जी को सही दिशा में पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाते रहना है, चीज़ों को बेहतर से बेहतर बनाते रहना है, सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। अपनी वीडियो को इसी बात के साथ एंड करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।